हाय गाइस, इट्स विवेक दशोरा। और आज के नेशनल इंटरेस्ट प्रोग्राम जो कि सिविल सर्विसेज यूपीएससी पीसीएस में आपके रेलेवेंट टॉपिक्स और उन टॉपिक्स से क्वेश्चन क्या बन सकता है प्रीलिम्स और मेंस में, वो कहाँ आपको यूज करना है, कौन से कीवर्ड्स आपके लिए काम के होंगे, कौन से कंसेप्ट्स आपके लिए काम में होंगे, उनको हम इस प्रोग्राम में समझते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट्री कमेटी की। वक्फ बोर्ड बिल जो संशोधन बिल लाया गया, उससे रिलेटेड मामला बहुत चर्चा में रहा है देश में। उसमें एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को वो बिल रेफर कर दिया गया। उस बिल को रेफर करने के बाद में ये चीज चर्चा में ज्यादा आई कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने पब्लिक ओपिनियन भी उसमें गैदर करने की कोशिश करी है, जहां पर आम जनता के द्वारा मैसेजेस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, मेल के थ्रू उनकी ओपिनियन की इस बिल में संशोधन जो लाया गया है वो संशोधन किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए, उसमें सभी जनता के विचार मांगे गए हैं लगभग। सो पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती है इस बारे में हम बात करेंगे। और हम आज के सेशन के अगर एजेंडा की बात करें, और एजेंडा वुड बी कि एक तो इस मामले से रिलेटेड न्यूज क्या थी, दूसरा बात ये कि इसका ओरिजिन और इसका जो बैकग्राउंड रहा है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज हमारे इंडिया में कहां से आई, कब से शुरू हुई, उस पर क्वेश्चन आ सकता है बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पर क्वेश्चन आते हैं, तो उस चीज को हम कवर करेंगे। दूसरा, ये कितने प्रकार की होती है, तो इसके टाइप्स और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की पार्लियामेंट्री कमेटी के लिए संविधान में क्या प्रावधान है, उनको हम देखेंगे। सेकेंड लास्ट हम देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका महत्व क्या होता है, और इसके सामने वर्तमान परिस्थितियों में चैलेंजेस क्या हैं और उन चैलेंजेस के लिए सुझाव क्या हो सकते हैं, यानी कि वे फॉरवर्ड क्या होता है। सो आइए बात करते हैं सबसे पहले न्यूज की। तो न्यूज में सबसे ज्यादा जो चर्चा में रही बात थी दैट वाज कि वक्फ बोर्ड बिल, ये आपने बहुत सुना है, जो मैं अभी आपको बता भी चुका हूं। उसके लिए एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बुलाई है और उसने डिस्कशन स्टार्ट किया है अक्रॉस सिटीज। सो दिस इज द न्यूज। इसके अलावा और भी कुछ न्यूज है, जैसे एक आध दिन पहले ही न्यूज थी, टीएमसी के जो लीडर हैं एक, उन्होंने इस बारे में कहा है कि पार्लियामेंट बीइंग टर्न्ड इनटू अ डीप डार्क चैम्बर, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की चर्चा नहीं हो पाती। तो पार्लियामेंट का जो चर्चा विचर्चा और लोकतांत्रिक माहौल होना चाहिए वो मेंटेन नहीं हो रहा है। सो वक्फ बोर्ड बिल, इसके साथ में अगर हम बात करें तो डीआरएससी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्क्रूटनी कमिटीज होती है। स्क्रूटनी का मतलब होता है किसी भी चीज में क्या काट छांट की जानी है, उसको स्क्रूटनी बोला जाता है अगर हम एक कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो प्रत्येक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग स्क्रूटनी कमिटीज होती है। तो उनका गठन नहीं किया गया, इस डिले को लेकर भी सदन में मामला उठता रहा है। और साथ में पार्लियामेंट की जो कमिटीज हैं, उन कमिटीज को जो बिल्स रेफर किए जाने चाहिए, यानी कि स्क्रूटनी वो कमेटी तब करेगी जब सदन ने उनके पास बिल रेफर किए। तो एक हमारे यहाँ पर स्टैटिस्टिकल हैंडबुक आई है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा एक हैंडबुक आई है, और उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि जितने बिल रेफर किए जाने चाहिए उनमें धीरे धीरे कमी आई है। यानी कि पिछली 2 लोकसभा के कार्यकाल में, या कहा जाए तो मोदी गवर्नमेंट के कार्यकाल में, उनमें कमी आई है। सो दिस इज हाउ इट बिकम्स रेलेवेंट। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि ये इस तरह से अगर कोई मुद्दा इतना चर्चा में रहा है और उसका एक्सिस ये है कि इन सारे मुद्दों का जो केंद्र है वो पार्लियामेंट्री कमेटी है, तो वो आपको ज्यादा अच्छे से पढ़ना हो। सो लेट्स जंप ऑन द ओरिजिन। हम ओरिजिन की बात करें कि इसका जो उद्भव है और बैकग्राउंड क्या रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और 35 के पिछले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स हुआ करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, तो उनमें से मैक्सिमम चीजों को हमने अडॉप्ट किया था, क्योंकि हमने संसदीय परंपराएं सीधी सीधी ब्रिटिश परंपरा से ही अडॉप्ट करी है। उसका कारण भी ये था कि हम उसके हैबिचुअल हो चुके थे। सो 1921 में सबसे पहले पब्लिक अकाउंट कमेटी, जैसा कि आप यहाँ देख पाएंगे, पीएसी हमारे यहाँ पर गठित की गई, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के प्रोविजंस के तहत एस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद में एक कन्वेंशन हमारे यहाँ पर रहा है, एक परंपरा रही है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको प्रीलिम्स के जो आंसर्स होंगे, क्वेश्चन के आंसर्स होंगे, उन ऑप्शंस में ये स्टेटमेंट आ जाएगा कि यहाँ पर एक ऐसी परंपरा तब से रही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन जो भी होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन का मतलब ये नहीं है कि अपोजिशन, लीडर ऑफ अपोजिशन एक पोस्ट भी है, परंतु अपोजिशन में से कोई भी एक लीडर पब्लिक अकाउंट कमेटी का हमारे यहाँ पर चेयरपर्सन होता है। जो लोक लेखा समिति है उसका ही चेयरपर्सन होता है। फिर हम 1921 से जंप करते हैं 1993 में। 1993 में जब कोलिशन गवर्नमेंट्स आने लगी हमारे यहाँ पर, जो गठबंधन की सरकारें बनने का दौर चलने लगा, आपने भारत आजादी के बाद भारत का इतिहास अगर पढ़ा है तो इस दौर में कोलिशन गवर्नमेंट में कई सारे गठबंधन साथ होने के साथ साथ इन चीजों की परंपराएं बढ़ती गई कि संसदीय समितियां ज्यादा बने। तो संसदीय समितियां ज्यादा बनने की परंपरा के तहत यहाँ पर लगभग 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड कमिटीज बनाई गई, जो DRSCs इनको
बोला जाता है और 2004 तक आते आते इनकी संख्या बढ़कर लगभग 24 हो गई। वर्तमान में भी ये 24 है। इसमें अगर हम मेंबर्स की बात करें तो 16 मेंबर इनमें लोकसभा के होते हैं और 8 मेंबर राज्यसभा के होते हैं, यानी कि प्रत्येक कमेटी में लगभग ये नंबर मेंटेन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट चीज पर जंप करते हैं कि पार्लियामेंट्री कमेटी के टाइप्स कितने होते हैं, यानी कि इन कमेटियों का जो प्रकार है वो कितने होते हैं। तो इनको मेजरली 2 पार्ट में ही डिवाइड किया जाता है। इनसे ज्यादा पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, बट मेजर पार्ट्स इसके 2 ही माने जाते हैं। एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, दूसरी होती है एड हॉक कमेटी, जिसको सेलेक्ट कमेटी भी बोला जाता है। अच्छा, फाइनेंशियल कमिटीज अपनी जो वित्त से रिलेटेड मामले हैं उनके बारे में होती है और एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटीज सभी डिपार्टमेंट रिलेटेड मामलों में एक प्रशासन क्या होना चाहिए उसके लिए होती है। जैसे कि बिजनेस एडवाइजरी है या फिर हमारे यहाँ पर रूल्स प्रिविलेजेस से रिलेटेड कमेटी है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती है, परंतु इनको मुख्यतः 2 ही भागों में विभाजित किया जाता है। मैंने यहाँ पर 4 पार्ट आपको इसलिए प्रोवाइड किए हैं कि अगर ऑप्शन में 4 पार्ट आते हैं और ये 4 आते हैं तो वो चारों भी सही होंगे, उनको गलत करके नहीं आना है अगर प्रीलिम्स के ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन आता है तो। पर अगर नहीं आते हैं तो 2 ही पार्ट, या फिर अगर मेंस की बात आती है तो वहां पर हमें मुख्यतः 2 ही चीजें लिखनी है, जो एक है स्टैंडिंग कमेटी और दूसरी है एड हॉक कमेटी। स्टैंडिंग कमेटी वो होती है जो परमानेंट होती है। परमानेंट का मतलब कि जैसे वित्त का मामला है या रेलवे का मामला है, हेल्थ का मामला है, तो वहां की एक कमेटी परमानेंट ही होगी, उसको बदला नहीं जाएगा। मतलब कि उनका हर बार कोई नया नाम नहीं रखा जाएगा। वो रेलवे कमेटी तो रेलवे की एक डीआरएससी परमानेंट होगी, वो स्टैंडिंग हो गई। एड हॉक कमेटी होती है तदर्थ। तदर्थ का मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर टास्क के ही लिए कमेटी बनाई गई, और जिसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है अभी वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो एक तदर्थ कमेटी है। सो दोज आर द टाइप्स। नेक्स्ट चीज पर आते हैं, इनके लिए अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो जो प्रावधान है वो क्या है। सो अगर प्रोविजंस की बात की जाए कि ऐसी कमेटी बनने के लिए संविधान में क्या प्रावधान है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से पूछा जा सकता है, उनकी पावर से रिलेटेड पूछा जा सकता है, उनमें क्या चुनौतियां हैं उस पर भी पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो प्रोविजंस वाला है ये प्रीलिम्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो आर्टिकल 105 प्रोवाइड्स द प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज, जो हमारे यहाँ पर सांसद हैं उन महोदय के लिए क्या क्या प्रिविलेजेस होंगे, क्या क्या स्पेशल फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की जाएगी, उनके क्या क्या विशेषाधिकार होंगे वो। और आर्टिकल 118 118 में पार्लियामेंट के प्रोसीजर और पार्लियामेंट के कंडक्ट के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। उन्हीं प्रावधानों के तहत पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाता है। सो दोज आर द बेसिस, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस फॉर द पार्लियामेंट्री कमेटी। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इसका महत्व क्या है। अब अगर महत्व की बात की जाए तो महत्व में सबसे पहला टर्म जो आता है वो है क्रॉस पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन का मतलब अगर आपने मधुमक्खियों और तितलियों की अगर हम बात करें या कई सारे छोटे मोटे कीट पतंगों की बात करें, या अगर हम हवा की बात करें कि जैसे विंड ब्लो होती है, तो उससे फूल और फूल से फल बनने की जो प्रोसेस है उनमें पोलिनेशन का एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि इधर से पोलिनेट होके वो दूसरे में जाते हैं तो वो क्रॉस पोलिनेशन हो जाता है। उसको पर परागण स्व परागण भी हिंदी में बोला जाता है। ये आप जब जनरल साइंस पढ़ेंगे और जनरल साइंस में ये टर्म आप पढ़ चुके होंगे। सो क्रॉस पोलिनेशन का मतलब होता है कि 2 डिफरेंट पौधों का पोलिनेशन किया गया। तो क्रॉस पोलिनेशन का मतलब यहाँ पर क्या चीज हो गई, यहाँ एक हो गई लोकसभा प्लस दूसरी हो गई राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक हो गई रूलिंग गवर्नमेंट जो सरकार है और एक हो गया ओपोजिशन जो सरकार में नहीं है। इन दोनों के मेंबर्स को मिलाकर भी तो ये क्रॉस पोलिनेशन हो गया कि अगर कोई कमेटी बनाई गई, मान लीजिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के लिए जो कमेटी बनाई गई है, वो कमेटी इन दोनों को, मतलब सरकार में जो लोग हैं वो और जो सरकार में नहीं है, अपोजिशन में है, विपक्ष में है, उन लोगों को मिलाकर, तो वहां पर क्रॉस पोलिनेशन हो गया, यानी कि विचारों का आदान प्रदान ज्यादा बेटर तरीके से हो पाता है, मुद्दे की स्क्रूटनी ज्यादा अच्छे तरीके से हो पाती है। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड है कि मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है, जितना आधुनिकीकरण प्रशासन में होता जा रहा है, जितना आधुनिक प्रशासन है, और भारत 150 करोड़ की जनसंख्या लेकर पूरे प्रशासन को रन कर रहा है, तो उन सिचुएशन में हमारे को कुछ स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है। कई मामलों में हमारे को, जैसे कि हमारे पास मेट्रो रेलवे है, तो हमें मेट्रो सिटीज में मेट्रो रेलवे रन करनी है, तो उनके लिए हमें स्पेशलाइजेशन चाहिए कि हमें उस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के लोगों का एडवाइस चाहिए कि उसको कैसे हमें रन करना है। या आप मान लीजिए कि हमारे को कोविड से रिलेटेड एसओपी बनानी है, तो उसके लिए हमारे को स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो वैसी मॉडर्न जो कॉम्प्लेक्सिटीज हो गई है कि कानून सिर्फ कानून नहीं रहा, कानून अब जन भागीदारी पर आ चुका है। तो जन भागीदारी को साथ में लेते हुए हमें स्पेशलाइजेशन को मेंटेन करना होता है। तो ऐसी कमिटीज में ये होता है कि उन लोगों को भी यहाँ पर अकोमोडेट कर दिया जाता है जिनको कहीं मतलब जो ऑलरेडी अभी सिस्टम में नहीं है। तो ऐसे लोगों को अकोमोडेशन एंड कंट्रीब्यूशन मिलता है जो कि एक्सपर्ट है, और इसके साथ में ऐसे एमपीज भी जो किसी मामलों के एक्सपर्ट है, हो सकता है वो सरकार में है, नहीं है,
पर उनको भी यहाँ पर जो कैबिनेट में भी नहीं है या जिनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, परंतु उनको अपना योगदान देने का मौका मिलता है। थर्ड है कि एक्चुअल में होता क्या है कि बहुत बड़ी जो मीटिंग होती है उस मीटिंग का कभी कोई सार नहीं निकलता, बहुत बड़ी मीटिंग का कभी कोई सार नहीं निकला करता। तो ये सार नहीं निकलने का जो एग्जाम्पल है वो लोकसभा हो जाती है कि अपने आप में जब सदन चल रहा है तो सदन में हो सकता है कि कई जो सिटिंग्स हैं वो ऐसी निकल जाए जिनका कोई प्रोडक्टिविटी नहीं निकली। यहां पर क्या होगा कि लिमिटेड लोग हैं, मान लीजिए 30-31 लोग हैं, 25 लोग हैं, तो उन 30-31-25 लोगों के साथ में मिलकर जो एमपीज हैं, जो सांसद हैं, वो ज्यादा से ज्यादा समय डिवोट कर पाते हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम अपना प्रोवाइड कर पाते हैं जो पर्टिकुलर मुद्दा है उसके एग्जामिनेशन के लिए। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट। और हालांकि ये प्रीलिम्स के क्वेश्चन का स्टेटमेंट बता रहा हूं, इट इज नॉट बाइंडिंग। पार्लियामेंट्री कमेटी ने जो सुझाव दिया है वो किसी भी तरह से बाइंडिंग नहीं होता है, पर ये एग्जीक्यूटिव की अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करता है, यानी कि वहां पर पर्चे उठाए जाते हैं और ये बोला जाता है कि जब पार्लियामेंट्री कमेटी ने ये एडवाइस करी थी, इस एडवाइस को क्यों फॉलो नहीं किया गया, जानना चाहता है इंडिया, पूछता है इंडिया। सो ये अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता को मेंटेन करती है। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट चीज पर आते हैं, तो इन कमिटीज के सामने चैलेंजेस क्या है। अब अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो ये कि इनका टेन्योर लगभग 1 साल ही होता है। हाँ, इन्हें हर साल नया गठित किया जाता है। इस बार जो हंगामा हो रहा है वो यही हो रहा है कि मोदी 3.0 में अभी तक जो पार्लियामेंट्री कमिटीज गठित की जानी थी उनको गठित क्यों नहीं किया गया, इतना डिले क्यों किया जा रहा है। सो दिस इज दूसरा है एडोकिज्म। एडोकिज्म का मतलब पार्लियामेंट्री कमिटीज को पर्टिकुलर एक टास्क के ही लिए बनाया जाता है और उन्हें फिर भंग कर दिया जाता है। तो ये एडोकिज्म से क्या होता है कि उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं बन पाती। थर्ड है लार्ज स्केल एब्सेंटीज्म। देखिए, आपने एक टर्म सुना होगा व्हिप। व्हिप होता है एक पार्टी का रूल, एक पार्टी का कोड ऑफ कंडक्ट, एक तरह से कि सदन के अंदर कैसे किस पक्ष में उन्हें रहना है। पार्टी के सभी लोग उसी एक ही लाइन ऑफ ऑर्डर में काम करते हैं, उसको बोला जाता है व्हिप। ये आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ लिया होगा, बेसिक है। अब क्या होता है कि हालांकि पार्टीज का पार्लियामेंट्री कमिटीज के लिए कोई व्हिप नहीं होता है या पार्लियामेंट्री कमेटी में किसी तरह का व्हिप फॉलो करना असेंशियल नहीं होता है, पर होता क्या है कि मान लीजिए एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई पार्टी सपोर्ट नहीं करना चाहती है, उनके पास कोई लॉजिक नहीं है। मान लीजिए अगर मैं वक्फ बोर्ड बिल की बात करूं तो इस संशोधन को सपोर्ट करने का या सपोर्ट नहीं करने का कोई लॉजिक नहीं है, तो वैसा व्यक्ति क्या करेगा, वो ज्यादा से ज्यादा वहां से एब्सेंट होने की कोशिश करेगा। तो लार्ज स्केल एब्सेंटिज्म जो है ये इसमें अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, वो उसकी बैठकों में ही नहीं आएगा, उस चीज को आप इंश्योर नहीं कर पाते। दूसरा वेंकट चलैया कमीशन बना था, इसको आप लॉजिकल वे में लिख सकते हैं। लॉजिकल वे का मतलब ये होता है कि जब हमने बोला कि पार्लियामेंट्री कमिटीज के सामने ये चुनौतियां हैं, तो उन चुनौतियों को क्या किसी एक्सपर्ट ने भी आइडेंटिफाई किया है। जहां पर आप ऐसे किसी व्यक्ति का नाम लिख रहे होते हैं तब आपको मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलते हैं, ये हमेशा याद रखना। मतलब हम बोल रहे हैं कि भारत में इनकम इनइक्विलिटी है, अब इनकम इनइक्विलिटी है ये आपने बोल के बात छोड़ दी, उसका इतना प्रभाव नहीं रहेगा जितना प्रभाव इस बात का रहेगा जब आप ये बोल रहे हैं कि ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में आय की असमानता है और ये इस स्तर पे है, इस परसेंटेज में, तब उस चीज का ज्यादा प्रभाव रहेगा, उस पर आपको मार्क्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे। ये मार्क्स गेन करने की टेक्निक्स है। सो दिस इज द वेंकट चलैया कमीशन। इन्होंने 3 चीजें में बहुत ब्रीफ में वर्ड्स लिखे हैं। इन्होंने बताया है कि पार्लियामेंट्री कमिटीज के पास में रिसोर्सेज की कमी होती है, स्टाफ की कमी होती है और एक्सपर्टीज की कमी भी होती है। ठीक है, सो दोज आर द चैलेंजेस। अब जब भी कभी चैलेंज आते हैं तब उसके सामने हमारे को सजेशन भी तैयार करने होते हैं उसी टॉपिक। तो हम सजेशन या वे फॉरवर्ड की बात करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इनका जो टेन्योर है उसको लगभग फिक्स कर दिया जाए। और देखिए, हमारे यहाँ पर कई बार ये मुद्दा उठता है, कई बार सोशल मीडिया पर, कई बार वीडियो बनाते हैं, कई बार आप कविताओं में सुनेंगे, कवि सम्मेलन में सुनेंगे, कई बार आप मूवीज में भी देखेंगे। ये चीज एक मुद्दा बार बार उठाया जाता है कि हमारे यहाँ पर सभी चीजों के लिए एक क्राइटेरिया है, एक एलिजिबिलिटी है, परंतु जो देश को चला रहे हैं उस नेता के लिए बेयर मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्यों नहीं रखी गई। जो देश का नेता है, जो नीति निर्माता है, उनके लिए क्यों कोई क्वालिफिकेशन की लिमिट नहीं। सो यहाँ कम से कम पार्लियामेंट्री कमेटी में तो एक एक्सपर्टाइज किसी भी चीज की होना, हमें बेयर मिनिमम क्वालिफिकेशन कर लेना चाहिए, प्राइमरी क्वालिफिकेशन कर देना चाहिए। दिस इज द सजेशन। दूसरा, केरला लेजिस्लेटिव असेंबली का एक प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ लॉ है जो इतना अच्छा है, मतलब वो क्लियर कट है। क्लियर कट होने का मतलब ये है कि वहां पर क्लियरली ये लिखा हुआ है, ये चीजें उन्होंने क्लियरली मेंशन की हुई है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है अगर, तो वो लगभग 30 मंथ्स के लिए फिक्स रहेगी। उसको किसी भी मुद्दे पर अपने जो सुझाव देने हैं वो पर्टिकुलर इतने दिनों में, अपने जो सजेशंस हैं वो कुछ दिनों के अंदर उनको फाइनल
कर देने हैं। आप उससे ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते हैं। अगर टाइम ले रहे हैं तो उसका आपको रीज़न देना होगा, तो वो पार्लियामेंट्री कमेटी में हमारे को यहाँ पर हमारे यहाँ संसद में भी कर देना चाहिए। कैनेडियन मॉडल को भी हम सजेस्ट कर सकते हैं। देखिए, हम सजेशन दे रहे हैं कि क्या क्या सुझाव हो सकते हैं, कौन से बदलाव किए जा सकते हैं। तो कैनेडियन मॉडल में हम एक वहां पर एक्चुअली रिफॉर्म वहां पर एक रेगुलर पार्ट है, मतलब कि हर बिल को रिफॉर्म के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेजा ही जाएगा। वो एक रेगुलर पार्ट है उनका, उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि ये बात ही नहीं हो कि हमने किस बिल को स्क्रूटनाइज करवाया, किसको नहीं करवाया। सभी बिल को करवाइए। ये एक एसेंशियल पार्ट है, एक हैबिट है, ठीक है। एंड लास्ट इज द ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन की जो सेलेक्ट कमेटी है, वहां पर ये प्रोसीजर है। ये आप इसको लिख सकते हैं कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सभी डिपार्टमेंट्स के लिए, सभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए एक एक कमेटी सेपरेट बनी हुई है। मतलब हमारे यहाँ पर कई बार है, कई बार नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी कुछ की है, कुछ की नहीं है। वहां पर हमेशा ही है और हमेशा ही उनमें बिल रेफर किए जाएंगे। सो दोज आर द सजेशंस। आई होप इस मुद्दे को इस तरह से आप समझ पाए होंगे। टाइम थोड़ा हो सकता है एक्सीड हुआ हो, बट अगर आप किसी भी इशू को इस लेवल पर प्रिपेयर करते हैं, सो आई होप आप इस चीज को लर्न कर पाएंगे कि हमें मेंस में आंसर कैसे लिखना है। अगर प्रीलिम्स में स्टेटमेंट्स आएंगे तो हमें कैसे लिखना है। दिस इज एंड ऑफ दिस टॉपिक फ्रॉम माय एंड। आपको वीडियो कैसा लगा ये सजेशंस में बताइएगा। इन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पर्टिकुलर MCQs और मेंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हैव अ वेरी बेस्ट ऑफ लक।